Hello, CA final students. Welcome back. I am CA Pramod Pattipathi and you are watching CA final free lectures. So लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेंट्री दैट इज इंड टू चालू किया था और उसका जो भी आगे कंसेप्ट था वो देखा था एंड कॉस्ट का कंप्यूटेशन चालू किया था। मेनली कॉस्ट का कंप्यूटेशन चालू किया था। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, यानी क्या? रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये सारी चीजें का हमने देखा था कि क्या होता है, कैसा करना है, उसका अकाउंटिंग क्या करना है। लेट्स टेक अ रिकैप। मतलब लास्ट में क्या किया था, लास्ट लेक्चर में वो देखते हैं। वैल्यूएशन रूल तो पता है तुम्हें, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब क्या कर रहे हैं हम, कॉस्ट जो है पहले कॉस्ट को कंप्यूट करना सीखेंगे, फिर उसके बाद एनआरवी जो है ना कंप्यूट करना सीखेंगे। कुल। तो फिर सबसे पहले कॉस्ट में क्या क्या होगा, कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट होगा। फर्स्ट इज डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इन द सेंस जो भी हम लोग रॉ मटेरियल यूज करेंगे। अब रॉ मटेरियल में ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो इंक्लूड करेंगे कॉस्ट में, जो कौन से एक्सपेंसेस है जो रॉ मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। ओके, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है, फॉर एग्जांपल नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, देन उसके बाद कोई भी ड्यूटीज पे किया, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह। देन उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हुआ। देन उसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दैट रॉ मटेरियल, वो उसके कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। देन सेकेंड कम्स द डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जो है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय डायरेक्टली ऑन द फाइनल प्रोडक्ट काम कर रहा है, जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, वो इनडायरेक्ट लेबर हुआ। बट डायरेक्ट वेजेस इज दैट कि इन्वेंट्री के ऊपर जो डायरेक्टली काम कर रहा है, ये जो कॉस्ट है हम इंक्लूड करेंगे इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, देन आता वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स यानी क्या सर, विच डिफर्स फ्रॉम द एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस में ये भी डिफर करता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल बॉटल ले लो, जो वाटर बॉटल्स होते हैं, जितना हम पानी का अच्छा प्रोडक्शन करेंगे उतना मेरे बॉटल ज्यादा लगेंगे। राइट, समझो 10 लीटर का पानी है तो 10 लीटर के लिए 10 बॉटल लगेंगे। अगर 12 लीटर है तो 12 बॉटल लगेंगे। वैसा डिफर करेगा। दिस इज नथिंग बट अ वेरिएबल ओवरहेड्स। देन उसके बाद फिक्स ओवरहेड्स देखा था। फिक्स ओवरहेड्स जो है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ये फिक्स रहेगा। तुम प्रोडक्शन करो ना करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेंट लिया था हमने कि अगर हम कोई भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका फिक्स्ड फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन करो या ना करो, बट फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है ना वो फिक्स्ड हमें पे करना पड़ेगा। अब नॉर्मली जो है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे अपॉर्शन करे प्रोडक्ट को, जो मेरा इन्वेंट्री है उसको कैसे अपॉर्शन करे। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्शन के बेसिस में हम क्या करेंगे, इसको अपॉर्शन करेंगे। राइट, नॉर्मल प्रोडक्शन के बेसिस में अपॉर्शन करेंगे और उसके बाद इन जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको हम एब्जॉर्ब्ड और अनऑब्जॉर्ब्ड निकाल लेंगे। बराबर। अगर इन केस जब नॉर्मल प्रोडक्शन जो है ना वो ज्यादा है और एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, समझो नॉर्मल प्रोडक्शन मेरा 10,000 है और एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000 है, एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल प्रोडक्शन, तो उस केस में मेरा रिकवरी रेट किसके बेसिस में कैलकुलेट होगा, एक्चुअल ओवरहेड्स के बेसिस में कैलकुलेट होगा। कूल। देन उसके बाद कोई भी अदर एक्सपेंसेस है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री, तो वो इंक्लूड कर लेंगे। कुल। फिर उसके बाद आगे देखा था कि अगर इन केस क्रेडिट बेसिस में कोई भी लिया था, डेफर्ड क्रेडिट के बेसिस में अगर कोई भी इन्वेंट्री परचेस करेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे। तो कॉस्ट तो मेरा सेम रहेगा। डेफर्ड क्रेडिट में जो है ना दो रहेंगे। डेफर्ड क्रेडिट में समझो फॉर एग्जाम्पल मेरा 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, तो इसमें दो रहेंगे। 80 रुपीज मेरा कॉस्ट होगा, 20 रुपीज मेरा इंटरेस्ट होगा। कैसे निकाला सर, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। हाँ, अगर इनकेस रियल लाइफ में क्या करेंगे, हम पीवी फैक्टर लगा के डिस्काउंट कर लेंगे जो भी फ्यूचर पेमेंट्स है, और वो मेरा कॉस्ट रहेगा, और जो भी डिफरेंस रहेगा वो मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होगा। सिंपल। यहाँ तक जो देखा था वेरी वेरी सिंपल। राइट। तो अगर तुम्हें चाहिए तो फिक्स प्रोडक्शन का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सॉरी फिक्स ओवरहेड्स का जो है ना एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। आ जाओ यहाँ पे, एग्जाम्पल दिख रहा है। Yes, देख लो। sir. Pluto Limited has a plant with a normal capacity of 5 lakh units of product per annum. इसका साल में कितना नॉर्मल कैपेसिटी है, दैट इज 5 लाख। ओके। एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड्स इज 15 लाख। फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस में फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना होगा, 15 लाख मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स है और मेरा नॉर्मल कैपेसिटी इज 5 लाख। तो 3 मेरा जो है ना ₹3 पर यूनिट जो है मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स रहेगा, मतलब पर यूनिट। पर यूनिट मेरा ₹3 होगा। अब समझो यहाँ पे केसेस दिया है कि कौन से केस में एक्चुअल प्रोडक्शन का क्या क्या होगा। एक्चुअल प्रोडक्शन जब 5 लाख यूनिट्स होगा,
ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन जब 5 लाख यूनिट्स होगा, तो मेरा ऑलरेडी कितना था नॉर्मल प्रोडक्शन में 5 लाख यूनिट्स, और मेरा एक्चुअल में कितना है 5 लाख यूनिट्स। तो फिर यहाँ पे कोई एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट मोर देन नॉर्मल प्रोडक्शन, राइट? सेम टू सेम है, तो फिर 3 रुपीज ही यूज करूंगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल ओवरहेड्स विल लीड टू सेम फिगर ऑफ 15 lakhs, देयरफॉर एडवाइसेबल टू इंक्लूड नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, समझो सेकेंड केस में एक्चुअल प्रोडक्शन इज 3,75,000 यूनिट्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द चेंज इन आउटपुट एंड विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन जो है, मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है, मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन है 5 लाख यूनिट्स, राइट? फिर उसके बाद मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हुआ, ये होगा 3,75,000, बराबर ना? तो यहाँ पे सुनो, नॉर्मल केस क्या है, नॉर्मली हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रोडक्शन के बेसिस में अपॉर्शन करेंगे, जब नॉर्मल प्रोडक्शन इज नॉट मोर देन एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट? तो फिर यहाँ पे इंटू सेम रहेगा, 3 कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा इंटू 3 कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा, कितना आएगा अमाउंट बताओ? 3,75,000 इंटू 3, 11,25,000, राइट? और अनएब्जॉर्ब कितना रहेगा, एब्जॉर्ब तो मेरा कितना हुआ, 11,25,000, 15 लाख में से मेरा 11,25 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, अनएब्जॉर्ब रहेगा 3,75,000। ठीक है, देन केस नंबर 3 क्या यस है, सर। एक्चुअल प्रोडक्शन है 7,50,000 यूनिट्स, राइट? अभी क्या हो रहा है, मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन 5 lakhs है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन, राइट? तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिकवरी रेट निकलेंगे बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। तो रिकवरी रेट कितना रहेगा मेरा, 15 lakhs डिवाइडेड बाई 7,50,000 यूनिट्स। तो बताओ, 2 रुपया आएगा आई गेस। ठीक है, 2 रुपया आएगा, और 2 रुपए को मैं क्या करूंगा, अपॉर्शन कर दूंगा मेरे इसमें प्रोडक्ट्स में। ये नॉर्मल एग्जांपल था, ऐसे आएगा। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है सर, इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज, विच इज नोन एज जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। कभी सुना है जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बारे में? इंटर में तो यस सर। सुना होगा। क्या होता है ये? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जब और गुड्स कंटेंट हम्म। ड्यूरिंग द सेम प्रोसेस। ओके, तो कोई भी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा मशीनरी है यहाँ पे, पीपी लिमिटेड, प्रॉफिटेबल, फुल्ली प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना, ये इसका समझो फैक्ट्री है। ओके, पीपी लिमिटेड क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट ए बनाता है और प्रोडक्ट बी बनाता है। बोथ आर इंटरडिपेंडेबल ऑन ईच अदर। ठीक है, ए जब बनेगा उसके बेसिस में बी बनेगा। ठीक है, ए को सेपरेटली भी बेच सकता हूँ और बी को भी सेपरेटली बेच सकता हूँ। ये क्या हुआ, मेरा जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या हुआ, मेरा जॉइंट प्रोडक्ट हुआ सर। अब ए और बी प्रोड्यूस करते समय मेरा एक और भी आउटपुट निकलता है। ए और बी करते समय, प्रोड्यूस करते समय मेरा एक और आउटपुट निकलता है, वो सी, विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ए एंड बी। ठीक है, ये जो है ना, ये बाई प्रोडक्ट है। मेरा मेन प्रोडक्ट क्या है, मेरा मेन प्रोडक्ट है ए एंड बी। ठीक है, मेरा जो है ना ए एंड बी जो है ना मेन प्रोडक्ट है। बट सी जो है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ये भी जनरेट होता है। सी, सी इज अ बाई प्रोडक्ट विच इज नॉट अ मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट को हम बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट, और जो हमारा जो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कोर्स जो एडिशनल निकल के आएगा उसको बोलेंगे बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इसका अकाउंटिंग पूछा है कि क्या करना चाहिए सर। जॉइंट प्रोडक्ट क्या है, कि हम जो है ना यहाँ पे कॉस्ट हम इनकर करेंगे टोटल में, अलग अलग इंकर नहीं करेंगे ना। जॉइंट प्रोडक्ट जो ए एंड बी है, यहाँ पे इसके लिए मैंने टोटल कॉस्ट एक ही बार इंक्लूड किया। तो यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि ए को कितना अपोर्शन करो और बी को कितना अपोर्शन करो। समझ रहा है इशू क्या है? कि समझो मैं 100 रुपीज इनकर किया, कॉस्ट 100 रुपया इनकर किया। ठीक है, 100 रुपए में से मुझे ए को कितना अपोर्शन करना है और बी को कितना अपोर्शन करना है, अगर उसके इन्वेंट्री में बच गया हो तो। इशू है ना? तो उसके लिए मेरा एएस क्या बोल रहा है, इंडियस, इंडियस क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अपोर्शन करो, अपोर्शन बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू के बेसिस में क्या करूंगा,
सेल्स वैल्यू के बेसिस में मैं इसको कॉस्ट को अपॉर्शन करूंगा। नहीं समझा सर? ठीक है, समझाता हूँ मैं एग्जांपल के साथ। समझो फॉर एग्जांपल बाय प्रोडक्ट है, और बाय प्रोडक्ट भी निकल रहा है। तो ये तो मेरा मेन प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर इसका क्या करेंगे हम? इसका एनआरवी निकालेंगे, और एनआरवी को जो है ना वो लेस कर देंगे मेरा मेन कॉस्ट से। जो मेन कॉस्ट है मेरा ए एंड बी, इसके कॉस्ट में से मेरा एनआरवी लेस हो जाएगा। ठीक है। एनआरवी लेस होने के बाद, एनआरवी लेस होने के बाद जो भी आएगा उसको अपोर्शन कर दूंगा ए एंड बी के प्रोडक्ट में। सिंपल। यहाँ तक कुछ डाउट है? समझो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम। कॉस्ट, कॉस्ट कितना है ए और बी का? यहाँ पे सेल समझ लो। सेल वैल्यू है इसका 50 रुपीज, इसका है 60 रुपीज। ओके। इसका यूनिट्स कितना बेच रहे हैं? इसका यूनिट्स है 5000 यूनिट्स, और इसका है 1000 यूनिट। एग्जाम्पल ले रहा हुआ, एग्जाम्पल। और मेरा बाय प्रोडक्ट भी है यहाँ पे। बाय प्रोडक्ट का टोटल ये दे देता हूँ, 2000 रुपीज का है। कितना है? हेलो? हेलो? यस आवाज आ सर। रहा है मेरा? यस सर। पक्का? ओके। यहाँ पे है। देन उसके बाद 2000 मेरा इसका एनआरवी है। हम्म। अब इसमें टोटल कॉस्ट जो इनकर किया है मैंने, टोटल कॉस्ट कितना इनकर किया है? समझो फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट मैंने इनकर किया है 10,000 रुपीज। कितना इनकर किया है? 10,000 रुपीज। तो अब बताओ ये जो 10,000 रुपीज जो है, मुझे कैसा बाइफरकेट करना चाहिए? 10,000 जो रुपीज है, मुझे कैसा बाइफरकेट करना चाहिए? इंटर में शायद इसका पूरा एक चैप्टर है ना, कॉस्टिंग में। यस सर, कॉस्टिंग। हाँ, आ जाओ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले, या तो मेरे पास बाय प्रोडक्ट का जो है ना एनआरवी है। बाय प्रोडक्ट का मेरे पास एनआरवी है सर। कितना रुपीज? 2000। यस। सेकेंड, मुझे टोटल कॉस्ट तो पता है। टोटल कॉस्ट रुपीज 10,000। फिर उसके बाद थर्ड, टोटल कॉस्ट में से मेरा जो बाय प्रोडक्ट है उसका लेस कर दूंगा मैं। तो फिर कितना आएगा यहाँ पे बताओ? 8,000 का कॉस्ट बचेगा नेट नेट। यस नो? यस सर। अब ये 8,000 को मुझे बाइफरकेट करना है। इसमें ए और बी में, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में मुझे करना है। तो प्रोडक्ट ए का सेल यूनिट्स पता है मुझे। एक का है 5,000 यूनिट्स, 5,000 ये ना, और दूसरे का है 1,000। और इसका सेलिंग प्राइस पता है कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है? 50 एंड 60। 50 एंड 60। और मेरा यहाँ पे सेल्स वैल्यू आ जाएगा। सेल्स वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे बताओ? 5 5 25, 2,50,000, और यहाँ पे 60,000। बराबर। अब क्या करूंगा, जो 8,000 है, 8,000 को मैं कौन से रेशियो में? 25, 2,50,000, या फिर तुम बोल सकते हो 25:6 में मैं बांट दूंगा। 25:6 में बांट दूंगा। तो 8,000, 31 ना। तो कॉस्ट कैसा पोर्शन करूंगा बोलो? कॉस्ट, कॉस्ट मेरा सर यहाँ पे 8,000 का कॉस्ट है, इंटू 25 डिवाइडेड बाई 31। 8,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 31। तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट कितना आएगा? 64512। और यहाँ पे आ जाएगा 60,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 31, 116। एक मिनट, 60,000 डिवाइडेड बाय, कितना रहा यहाँ पे? 1548। ऐसा हम क्या करेंगे, कॉस्ट को अपॉर्शन कर देंगे सर। क्या यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? देखो सिंपल है। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? allocation of joint cost over the joint product should be made in the ratio of sales volume at the separation point। सेल्स वॉल्यूम के बेसिस में हम क्या करेंगे, या सेल्स वैल्यू के बेसिस में भी कर सकते हैं। अब बाय प्रोडक्ट क्या है?
एनआरवी वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट में से एनआरवी लेस कर देंगे। दिस ये जो है ना, दिस मीन्स दैट वी विल कंसिडर नेट जॉइंट कॉस्ट, नेट जॉइंट कॉस्ट कंसिडर करेंगे फॉर अलोकेशन ओवर द जॉइंट प्रोडक्ट। यानी मेरा जो बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसको निकाल दूंगा, बाई प्रोडक्ट का जो है ना वो निकाल दूंगा, जो मेरा नेट बचेगा उसको अपोर्शन करूंगा अपने जॉइंट प्रोडक्ट्स में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या इसका, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो एक बार, रीड कर लो। ओके सर। डन सर। डन, चलो हम रीड करें। In a manufacturing process of Mass Limited, one byproduct BP emerges besides two main products MP1 and MP2 apart from the scrap। तो फिर यहाँ पे सिंपली हम चार चीजें कंसिडर कर सकते हैं। इनका दो मेन प्रोडक्ट है MP1 और MP2, और एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, और एक थोड़ा स्क्रैप भी निकल के आता है। ओके, डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आर अंडर, आर एज डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है हमें। रॉ मटेरियल कितना है यहाँ पे, रॉ मटेरियल 14,500 यूनिट्स है और उसका कॉस्ट है 1,50,000 है। ओके, वेजेस 90,000 का है, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया है मुझे, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है, सिंपल। यहाँ पे आउटपुट दिया है MP1 का 5,000 यूनिट्स, MP2 का 4,000, और मेरा बाई प्रोडक्ट का 2,000 है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक्स दिया है MP1 और MP2 का, सिंपल। यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सारा डिटेल दिया है। देन एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 एंड MP2 दिया है 60 एंड कितना है 50। तो मेरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस मैं बोलूँ, MP1 का 60 पर यूनिट है और MP2 का कितना है 50 पर यूनिट, ठीक है। देन बाई प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 20 पर यूनिट। बाई प्रोडक्ट कितने में सेल करते हैं हम, बाई प्रोडक्ट को सेल करेंगे 20 पर यूनिट में। ओके, there is a profit of 5,000 on the sale of byproduct after incurring separate processing charges of 8,000 and packaging charges of 2,000। तो फिर यहाँ पे मैं जो है ना मेरा बाई प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, यहाँ पे सेल करने से मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, आफ्टर इनकरिंग क्या 8,000 का एडिशनल कॉस्ट है और 2,000 का एडिशनल कॉस्ट है। ओके, देन 5,000 स्क्रैप से रियलाइज हुआ। यहाँ पे जो एडिशनल स्क्रैप है, बाई प्रोडक्ट के अलावा एडिशनल स्क्रैप है, उससे 5,000 रियलाइज हुआ। तो मुझे कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। आ जाओ सॉल्व करते हैं। आ जाओ कौन सा, इंडिया से इंडियस टू।
इन्वेंट्रीज मेरा है ये इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है। और ये है जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। सबसे पहले गिवन डेटा देख लेते हैं क्या क्या मुझे क्वेश्चन में दिया है। ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन में दिया है मुझे। मेरा MP1 का जो है एवरेज मार्केट प्राइस दिया है ना, इसका MP1 का इज 60 और MP2 का इज ₹50। ओके। देन उसके बाद मेरा बाय प्रोडक्ट का भी दिया है। यस नो। Yes. 20। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट का एडिशनल कॉस्ट भी दिया है। कितना दिया एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट दिया है कितना कितना दिया है एडिशनल कॉस्ट। 8,000 प्रोसेसिंग चार्जेस और पैकेजिंग चार्जेस 2,000। 8,000 एंड 2,000 प्रोसेसिंग कॉस्ट 8,000 और पैकेजिंग जो है वो है 2,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट का जो है ना ये निकाल लेते हैं। NRV वैल्यू फर्स्ट क्या निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट। बताओ मुझे यूनिट्स पता है बाय प्रोडक्ट का। पता है ना यूनिट्स कितना 2,000 है ना। 2000. सेल वैल्यू बाय प्रोडक्ट 2,000 यूनिट्स है। इंटू ₹20 में बेचूंगा ना मैं, तो कितना आ गया ये 40,000। राइट। 40,000। और इसके बाद मुझे एडिशनल कॉस्ट प्रोसेसिंग इनकर करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा कितना 8,000 का। और मुझे पैकेजिंग कॉस्ट भी इनकर करना पड़ेगा सर। कितना 2,000। तो बताओ मेरा NRV कितना आ गया। कितना आया 30,000. 30,000। यस वेरी सिंपल वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरा NRV 30,000 आ गया सर। देन कम्स मेरा टोटल कॉस्ट भी कंप्यूट करना पड़ेगा ना। मुझे रॉ मटेरियल का कॉस्ट दिया है, वेजेस का कॉस्ट दिया है, ये सारे दिए, बट मुझे क्या कैलकुलेट तो करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट कितना है। तो फिर यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में सबसे पहले रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल कितने का था 1,50,000। फिर उसके बाद था मेरा वेजेस। वेजेस कितने का था 90,000। ये सारे क्वेश्चन में दिया। फिर उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना था 65,000। और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स भी था 50,000। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितना आया 1,50,000, 90,000, 65,000 और 50,000, 3,55,000 टोटल कॉस्ट मेरा कितना आया 3,55,000। क्या ये कैलकुलेशन देख लो एक बार बराबर है कि नहीं। कैलकुलेशन देख लो। Correct. हम्म, तो इसमें से लेस कर दूंगा मेरा NRV ऑफ बाई प्रोडक्ट। कितना है मेरा बाई प्रोडक्ट का NRV 35,000 है ना। कितना 30,000।
ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज भी बोला था कि स्क्रैप का मेरा ये रियलाइजेबल वैल्यू कुछ 5,000 था ना। स्क्रैप का रियलाइजेशन भी आया था। फ्रॉम स्क्रैप कितना है 5,000 का। तो बताओ मेरा सिर्फ यहाँ पे अभी कौन सा कॉस्ट आएगा, ये दोनों लेस करने के बाद। ये दोनों लेस करने के बाद जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट आएगा। इसका लॉजिक क्या है, सिंपली कि मुझे नेट नेट कॉस्ट चाहिए अदर देन अदर प्रोडक्ट्स। कितना है, 3,20,000। देखो कैलकुलेशन सही है कि नहीं। यहाँ तक समझा, कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. हम्म, अब थर्ड आ जाएंगे। अब थर्ड क्या करना है, मुझे टोटल कॉस्ट पता चल गया कितना है सर, 3,20,000। अब ये 3,20,000 को मुझे अपॉर्शन करना है किस में, MP1 में और MP2 में। ठीक है। तो स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम, पर्टिकुलर्स। तो ये ठीक है। MP1 एक प्रोडक्ट हुआ मेरा, MP2 मेरा सेकेंड प्रोडक्ट हुआ। मेरे पास यूनिट से काम, यूनिट से मेरे पास बताओ कितना यूनिट्स। मेरे पास यूनिट से 5,000 और 4,000, ठीक है। और सेलिंग प्राइस याद रखना, सेलिंग प्राइस है 60 और 50। मेरा सेल फॉर यूनिट्स है 5,000 एंड 4,000। इनका सेलिंग प्राइस पता है क्या मुझे, कितना है इनका सेलिंग प्राइस, 60 एंड 50 ना, 60 एंड 50, यस। तो मेरा टोटल सेल्स वैल्यू बताओ कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। बोलो। 3 lakhs or 2 lakhs. 3 lakhs और यहाँ पे आएगा 2 lakhs। ठीक है। अब मेरा जो कॉस्ट है, कॉस्ट किसके बेसिस में अपोर्शन होगा, 3 लाख और 2 लाख के बेसिस में अपोर्शन होगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ 3:2, यहाँ पे लिख दो क्या, रेशियो फॉर अपॉर्शनमेंट, 3 और 2। ठीक है। अब बोलो कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट ऑफ ₹3,20,000। 3,20,000 को अपॉर्शन करके मुझे बताओ। बोलो बोलो। 2 lakh. हम्म, कितना आ रहा है MP1 का, 1,92,000. ओके वेरी गुड। और 1,28,000. 1,28,000, वेरी गुड। ये कैसा आया, 3,20,000 में इंटू 3/5, और 3,20,000 मेरा कॉस्ट है 2/5। सिंपल। मेरा कॉस्ट आ गया मेरा इतना। पर यूनिट बताओ कितना आएगा, पर यूनिट कैसे निकालेंगे सर हम, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 1,92,000 डिवाइडेड बाई कितना यूनिट्स है मेरा, 5,000 यूनिट्स है, 5,000 यूनिट्स। तो बताओ कितना आएगा पर यूनिट का कॉस्ट, 5,000। 38.4. वेरी गुड। और उसके बाद यहाँ पे
1,28,000 डिवाइडेड बाई 4,000। बोलो इसका कितना आएगा। 32। ओके, ये तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में। जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट पता हो गया और जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट हम अपॉर्शन कर लिए। अब क्वेश्चन में बचा है मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर इज 250 एंड 100। तो इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा ना मुझे, इसका वैल्यू निकालना है मुझे। तो आ जाओ निकालेंगे। फिर आ गया 3, कंप्यूटेशन ऑफ। बताओ मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, याद है क्या। कितना था, 250 और 100, यही था यूनिट्स। और क्या मुझे कॉस्ट पता है, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट है 38.4 और यहाँ पे है 32, 38.4 और 32। तो मेरा, हेलो, हेलो, Yes, sir. वीडियो अटक गया मेरा। 38.4, 100 इंटू 32, Mm, mm, 3,200। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। यहाँ पे नॉर्मली yes. हमारा रूल क्या होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यहाँ पे एनआरवी का कोई डिटेल दिया है क्या, दिया है ना। No. एनआरवी का कोई डिटेल्स नहीं दिया Yes. है। लेकिन कॉस्ट सेलिंग प्राइस दिया है मुझे 50, 60 और 50, राइट। 60 और 50 मुझे सेलिंग प्राइस दिया है। तो बताओ मेरा कॉस्ट है 38.4 और 32, और मेरा जो एनआरवी है, एनआरवी मतलब सेलिंग प्राइस है 60 और 50, विच एवर इज लोअर कंसिडर करेंगे। अब लोअर क्या है, 38.4 और 32, और इसके बेसिस पे हम क्लोजिंग वैल्यू निकाल लिए। यस, समझा, कुछ डाउट है यहाँ पे। No, sir. हम्म, चलो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट ब्रेक ले लेना या 2 मिनट ले लेना, जितना भी, और उसके बाद नेक्स्ट Okay. सेशन चालू करेंगे। तो वो तो हो गया जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, उसमें कोई डाउट है क्या। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में हम कैसे बाइफरकेट करेंगे कॉस्ट, बेस्ड ऑन दी टोटल सेल्स वैल्यू। और टोटल सेल्स वैल्यू और बाई प्रोडक्ट का कोई भी अगर ऐसा एनआरवी है तो उसको हम टोटल जॉइंट कॉस्ट से लेस कर देंगे। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है उसको भी टोटल कॉस्ट से लेस कर देंगे। तो मेरा नेट कॉस्ट जो आएगा, नेट कॉस्ट जो आएगा उसको मैं अपॉर्शन कर दूंगा सेल्स वैल्यू में, सिंपल। उसके बाद पहले आते हैं हम एक्सक्लूजन्स में। अब बताओ, ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है वी वोंट इंक्लूड इन दी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कौन से एक्सपेंसेस हो गए, बोलो। इन्वेंट्री में हम ये लेके ही नहीं। जो यहाँ पे लिस्ट दिया है, क्या। एक तो सर हर एक जो इंडिया इसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिखा उसको पीएनएल, सेलिंग वाला कॉस्ट दिखा या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिखा, उसको डालेंगे हम कहाँ पे, पीएनएल में। क्यों सर, ये क्यों हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है ना हम कंप्यूट नहीं कर पाते। जैसे एडवर्टीजमेंट का हुआ, समझो मैंने 30,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया। अब 30,000 का एक्सपेंसेस किया, उस पैसे मैं कितना सेल वैल्यू डिराइव कर पाऊंगा, ये मैं कंप्यूट कर पाऊंगा क्या, बताओ। से अब मेरा सेल्स कितना भी हो सकता है एडवर्टीजमेंट के बाद, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बराबर ना। तो उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कभी भी नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट, यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट जो है ना उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब क्या सर, इन्वेंट्री तैयार हो गया, समझो ये माउस है, ये माउस को मैंने बना लिया और बना के इसको स्टोरेज कर रहा, मतलब कहीं लगा दिया। अब वो जो स्टोरेज कॉस्ट जो है ना वो इंक्लूड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। क्या है सर एक्सेप्शन, बताओ। कभी ऐसा कोल्ड स्टोरेज वैसा सुना है क्या, कभी कोल्ड स्टोरेज वगैरह कुछ सुना है। Yes, sir.
यानी क्या, कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट्स जो है, हम उसको स्टोर करूंगा तब जाके वो यूजफुल होगा, बराबर ना। या अगर स्टोर नहीं करता हो तो फिर उस केस में क्या होगा, वो खराब होगा, मेरा मटेरियल जो है ना वो खराब होगा, बराबर। तो अगर उस केस में ऐसा कोई कोल्ड स्टोरेज वगैरह कुछ स्टोरेजेस विच इज स्पेसिफिक विच इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हम अगर स्टोर नहीं करते तो वो खराब हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा, तो वो वाला कॉस्ट जो है ना उसको इंक्लूड करेंगे। बट जो नॉर्मल मेरा जो स्टोरेज कॉस्ट है, मेरा गोडाउन का कॉस्ट है ना, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कूल। देन आता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या है सर, बताओ। एबनॉर्मल लॉस ये तो बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर समझो मैंने रॉ मटेरियल लेके आ रहा था रास्ते में, बराबर, और मेरा हाई स्पीड में था, और सामने से गाड़ी भी हाई स्पीड में थी, हाई स्पीड ठुक गए, और रॉ मटेरियल खराब हो गया पूरा, यानी रॉ मटेरियल पूरा वेस्ट हो गया, तो ये क्या है, मेरा एबनॉर्मल लॉस है, राइट। ये ड्यू टू नेचुरल कॉज नहीं है, दिस इज मैन मेड लॉ, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारे चुक के वजह से होगा, गलती के वजह से, तो फिर इस केस में इसका भी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, पीएनएल में हम ट्रांसफर कर देंगे। देन कम्स बोरिंग कॉस्ट। अब बोरिंग कॉस्ट को भी बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। क्या बोरिंग कॉस्ट हम देखेंगे इंडेक्स 23 में, ठीक है। उसका बहुत सारे कंडीशन है, यानी क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए, एक्सपेंसेस इनकर होना चाहिए, लोन लेना चाहिए, ये पूरा कंडीशन है। अगर वो सारे कंडीशंस हम सेटिस्फाई कर लेंगे अगर वो सारे कंडीशन हम सेटिस्फाई कर लेंगे, तो जो बोरिंग कॉस्ट है उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। क्या बोला, कि इंड एस 23 के हिसाब से अगर हम कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो वो जो बोरिंग कॉस्ट है उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज इंक्लूड नहीं करेंगे। वेरी सिंपल। फिर उसके बाद ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस है विच इज नॉट डायरेक्टली टू रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो फिर उसको क्या करूंगा, मैं उसको पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। इसका एग्जांपल दो सर, इसका एग्जांपल बोलूं तो जो मेरा एडमिन ऑफिस है, उधर जो अकाउंटिंग स्टाफ बैठता है, अकाउंटिंग करने एक कोई स्टाफ बैठता है, तो फिर यहाँ पे वो जो सैलरी पे कर रहा है उसको, वो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए पे कर रहा हो क्या, वो जो स्टाफ है पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए काम नहीं कर रहा है, उनको इन जनरल सब जो मेरे प्रोडक्ट्स है उसकी बेसिस में काम कर रहा है, और वो उसको जनरली मैं जो है ना मेरा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको पैसे दे रहा हूँ, ये भी जो है ना पेरेंट में ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, राइट। तो लिस्ट देख लो एक बार, और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट्स? हेलो। नो सर, देख लिया करो। देन कम्स, आ जाओ, एक और चीज बताता हूँ मैं, बहुत भारी चीज है। यहाँ पे ये ना, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। और घर के जैसा नहीं दिख रहा है, ये देखो, मैंने बना दिया बिजनेस के जैसा, और बाजू में ना झाड़ वगैरह आया, ठीक है। और यहाँ पे जो है, मैं एक स्पेसिफिक इन्वेंट्री बना रहा हूँ, इन्वेंट्री यानी मेरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब प्रोडक्ट है ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के लिए मैं क्या किया, ये प्रोडक्ट के लिए मैं क्या किया, कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज लिया। प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब यानी उस कुछ टेक्निकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना था, और कुछ टेक्निकल इंसान चाहिए था, वो इंसान आएगा तो वो प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ऐसा। तो वो सर्विसेज लिया। अब ये जब प्रोफेशनल सर्विस लिया, तो फिर इस केस में ये जो सर्विसेज का कॉस्ट हम मेरे इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे या नहीं, बोलो, इंक्लूड करेंगे या नहीं, बोलो। करेंगे। करेंगे, बराबर ना। क्यों सर, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, समझो ये माउस बनाना था, ये माउस का स्ट्रक्चर मुझे पता नहीं है, ये स्ट्रक्चर डिजाइन करने में इंजीनियर का जो है ना सर्विसेज लिया, इंजीनियर को बुलाया, उसको पैसा दिया, और ये स्ट्रक्चर बनवाने लगा।
अब ये स्ट्रक्चर बनवाने के लिए जो भी कॉस्ट उसको पे करूंगा, जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज दिया वो इंजीनियरिंग का मतलब डिजाइन ये करके उसका प्रोफेशनली फीस पे करना पड़ेगा। जो प्रोफेशनल फीस पे करूंगा उसका जो कॉस्ट है मेरे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अगर समझो मैं इन जनरल मैं कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहा हूँ, इन जनरल इन द सेंस कि सर ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए नहीं ले रहा हूँ, बट इन जनरल जो है ना कोई प्रोफेशनल का सर्विसेज ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल समझो सीए का, मेरा जो है ना अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने हैं या फिर मेरा टैक्सेशन का काम करने सीए को यूज कर रहा हूँ, मतलब सीए के पास काम दिया है। तो ये बताओ ये जो सीए को प्रोफेशनल फीस पे करूंगा तो ये मेरे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा? बोलो बोलो बोलो। सोचो क्या है। फर्स्ट तो स्पेसिफिक हुआ। सेकंड, मेरा जो प्रोडक्ट बना रहा है मेरा बिजनेस है, अब बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करने, उसका टैक्सेशन वगैरह सब कुछ देखने मैंने सीए को प्रोफेशनल फीस दिया है, क्या ये कॉस्ट इंक्लूड होगा? क्या नो, नहीं? नहीं क्यों? इन जनरल डायरेक्टली विच इज रिलेटेड। नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट ना। वो स्पेसिफिकली रिलेटेड रहता तो फिर उस केस में मैं उसको इंक्लूड करता, अदरवाइज इंक्लूड नहीं करूंगा, सिंपल है। यहाँ देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल डायरेक्ट पर्सनल हुआ डायरेक्टली इंक्लूडेड इन द इंक्लूडेड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, इसको जो है ना कॉस्ट इंक्लूड कर लूंगा मैं। बट सैलरीज एंड वेजेस जो पे करूंगा विच आर पेड टू द अदर स्टाफ शैल बी रिटन ऑफ एज अ एक्सपेंसेस टू पीएनएल। ये तो पता है मुझे सैलरी एंड वेजेस जो है ना पीएनएल में। अगर समझो अभी एग्जांपल दिया था सीए का, सीए का जो है ना एग्जांपल दिया था कि ये इन जनरल मैंने पूरा जो है ना बिजनेस का देख रहा है, ये स्पेसिफिक इन्वेंटरी के लिए वर्क नहीं कर रहा है सीए, तो उस केस में उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। Then direct expenses which are incurred for the services means expenses attributable on that specific service। ठीक है, स्पेसिफिक सर्विस में एट्रीब्यूटेबल है। और उसके बाद जो भी इन्वेंट्री को रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है उसको पीएनएल में तो ट्रांसफर करते ही है, बराबर ना, ट्रांसफर करते ही है। आ जाओ एक क्वेश्चन देखेंगे इसके रिलेटेड, अच्छा वाला। क्वेश्चन सब अच्छे ही होते हैं। इसका क्वेश्चन, हम्म, आ जाओ। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एक बार रीड कर लो अच्छे से। डन। यस। तो आ जाओ, ईबी कैलकुलेट कर पाओगे क्या? बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट पर कर पाओगे? ट्राई यस सर। करोगे? कर लो एक बार ट्राई। कितना टाइम दूं मैं? चलो 3 मिनट दे दे तो तुम्हारे लिए, 3 से 5 मिनट। 7 करोड़ का क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व कर लो। Okay. और जो भी यूट्यूब में देख रहे, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और उसके बाद जो भी टेलीग्राम है ना वो ज्वाइन कर लेना, ये नोट सारा जो है ना फ्री में मिलने वाला है।
डन। आया? क्या है आंसर? टू व्हाट इज द एट आंसर? जीरो थ्री 2803। ओके, राइट, यही आंसर। सॉरी, यही आंसर। तो चलो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं फटाफट, और नॉर्मल में सॉल्व कर लेते हैं, मतलब रफ नोट में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कंट्रोल यूनिट फॉर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। क्या है? एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए ये कर रहा है। ईच कंट्रोल यूनिट रिक्वायर्स द फॉलोइंग। एक्स कंपोनेंट चाहिए, कॉस्ट इज 1205, एंड वाई कंपोनेंट चाहिए, कॉस्ट इज 8000 ईच। सन्डे रॉ मटेरियल 150 का है। ओके, तो ये सारे कॉस्ट इंक्लूड कर लेंगे हम। यस नो? ये सारा कॉस्ट इंक्लूड कर लेंगे। क्या क्या है? मेरा एक्स कंपोनेंट है यस। 1205, देन उसके बाद वाई कंपोनेंट है 800, एंड मेरा जो सन्डे रॉ मटेरियल है इट इज 150। ओके, देन कम्स, आगे बोल रहा है कंपनी फेसेस द फॉलोइंग मंथली एक्सपेंसेस। फिक्स्ड, सॉरी, फैक्ट्री रेंट दिया है और एनर्जी कॉस्ट दिया है। तो बोलो ये कौन सा रेंट है? फैक्ट्री रेंट है। फैक्ट्री रेंट जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, उसको इंक्लूड कर लेंगे, और उसका एक एनर्जी एक्सपेंसेस भी इंक्लूड कर लेंगे। तो मेरा ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट टाइप। फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मली किसके बेसिस में हम अपॉर्शन करेंगे? बोलो, नॉर्मल प्रोडक्शन के बेसिस में ना। यस सर। 6000, 16500 प्लस 7500, तो मेरा आ गया टोटल 24000। और मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन दिया है क्या सर? हाँ दिया है। कहाँ पर? यहाँ पर। द नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल इज 1000। 1000 दिया है, तो बोलो कितना आता है? कितना आएगा? 1000 आज 24। 24 रुपीज। हम्म, आगे बढ़ेंगे। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लेंगे क्या? कंसिडर नहीं करेंगे। वाई? दिस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन आगे क्या बोल रहा है? ईच यूनिट टेक्स 2 hours टू असेंबल। 2 घंटा लेता है। प्रोडक्शन वर्कर्स आर पेड 300 पर आवर। एक आर के लिए कितना? 300 पे कर रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे बोल रहे हैं एक यूनिट के लिए 2 घंटे लगते हैं। तो लेबर, आर लेबर का ही मिल गया मुझे। मेरा जो है ना लेबर कॉस्ट मिल गया। क्या है लेबर कॉस्ट? 3 घंटा पे पर आवर, सॉरी, 300 रुपीज पर आवर, इंटू 2 घंटा लगते हैं ना, तो 600 मेरा लेबर हो गया। और यहाँ पे मुझे ये पता है फिक्स्ड ओवरहेड्स का। फिक्स्ड ओवरहेड्स का मुझे पता है कितना सर? फिक्स्ड ओवरहेड्स का है रुपीज 24 रुपीज। 24 रुपीज पर आवर है, इन टू 2 hours। 2 hours क्यों सर? एक यूनिट के लिए 2 घंटे लगते हैं ना, एक यूनिट के लिए 2 घंटे लगते हैं। तो फिर 24 रुपीज 1 घंटे का है, 2 घंटे का कितना होगा? 48। बराबर ना? तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 48। आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अज्यूम कर रहा हूँ सॉल्व कर पाओगे, उसके लिए मैंने रफ में कर लिया। यहाँ तक कोई डाउट? ये हो गया ना अपना क्वेश्चन? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कॉस्ट कंप्यूटेशन सीख लिया। कॉस्ट कंप्यूटेशन क्या है सर? उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है ना वो नॉर्मल प्रोडक्शन के बेसिस में इंक्लूड करेंगे। अगर नॉर्मल प्रोडक्शन जो है ना एक्चुअल प्रोडक्शन से कम है, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल प्रोडक्शन, तो फिर एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस में हम रिकवरी रेट कंप्यूट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी अदर स्पेसिफिक कॉस्ट होगा उसको इंक्लूड करेंगे। फिर डेफर्ड क्रेडिट का देखा था। डेफर्ड क्रेडिट का क्या है सर? अगर कोई भी डेफर्ड क्रेडिट में ले रहा है तो फिर मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा ना, कॉस्ट में और इंटरेस्ट में, दोनों को बाइफर करके मैं क्या करूंगा? कॉस्ट को ये कर दूंगा, कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दूंगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है उसको क्या करूंगा? पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। बट इंड एस 23 के हिसाब से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कैपिटलाइज कर सकता हो, तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को भी मैं क्या करूंगा? कैपिटलाइज कर दूंगा। फिर उसके बाद जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट देख लिया हमने। फिर उसके बाद सर्विस जो है ना, स्पेसिफिक पर्सनल सर्विसेज कोई भी दिया फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो भी देख लिया हमने।
दिस इज अबाउट द कॉस्ट, ये कॉस्ट कंप्यूट करना सीख गए। तो फिर हमारा वैल्यूएशन रूल क्या है? वैल्यूएशन रूल क्या है? बताओ वैल्यूएशन रूल। कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी और कॉस्ट, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और एनआरवी विच भी लोअर, ये तो हो गया। अब देख लेंगे एनआरवी। एनआरवी, अब एनआरवी क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन द सेंस, समझो मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाने के बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कितना मुझे रियलाइज होगा, कितना रियलाइज होगा। अब ये जो रियलाइजेशन मैं फैक्ट्री में बैठ के देख रहा हूँ, फैक्ट्री का जो है ना, फैक्ट्री का जो आउटपुट है, फैक्ट्री का आउटपुट होने के बाद विदाउट एडिंग सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ ऐड करने के पहले जो भी कॉस्ट इनकर होगा वो मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब फिनिश गुड्स के लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता होगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस होगा मुझे मेरे पास, उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर दूंगा, तो मेरा ये आ जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बट मेरा डब्ल्यू डी पी, सॉरी, डब्ल्यू आई पी है। क्या है? डब्ल्यू आई पी। अब डब्ल्यू आई पी में क्या होगा सर? डब्ल्यू आई पी क्या, मेरा डब्ल्यू आई पी कंप्लीट होगा क्या? एंड ऑफ द ईयर में मेरा जो डब्ल्यू आई पी है वो ये मेरा कंप्लीट रहेगा क्या? नहीं ना। ये जो है, ये कहीं तो 50-60% के बीच में रहेगा कंप्लीशन के प्रोसेस में, बराबर। 50-60 बीच में रहेगा। इसका मैं मुझे एनआरवी कंप्यूट कैसे करना पड़ेगा सर? इसका एनआरवी मुझे कैसे कंप्यूट करना पड़ेगा? तो इसका जो सेलिंग प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस देख लो। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस देख लो। ठीक है सर, सेलिंग प्राइस मुझे पता है कि समझो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है। और मुझे अभी पता है, क्या पता है? कि इसका सेलिंग एक्सपेंसेस भी पता होगा। अगर फाइनल प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस पता है तो इसका सेलिंग एक्सपेंस भी पता होगा। ये भी समझ लो 20 रुपीज का है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब 40%, अगर समझो मेरा जो डब्ल्यू आई पी है वो 60% कंप्लीशन स्टेज में है और 40% और एडिशनल कंप्लीट करना है, वो 40% के लिए कितना कॉस्ट इनकर करने वाला हूँ? क्या? वो 40% कितना कॉस्ट इनकर करने वाला हूँ वो भी लिस्ट करूंगा। जब ये लिस्ट कर दूंगा कॉस्ट टू कंप्लीट, तो मेरा ये इसका डब्ल्यू आई पी का एनआरवी आ जाएगा। ठीक है, समझो 10 रुपीज है तो फिर मेरा एनआरवी हो गया था 70। समझा क्या बोला? समझा क्या क्या बोला? क्या है सर? मेरा जो है ना नॉर्मली एनआरवी, अभी फॉर एग्जांपल फिनिश गुड्स का है। फिनिश गुड्स का कैसा निकलूंगा एनआरवी? मेरा सेलिंग प्राइस रहेगा। सेलिंग प्राइस में से मैंने क्या लेस कर दिया? सेलिंग एक्सपेंसेस जो है ना, सेल्स का कॉस्ट जो है वो लेस कर दिया, तो फिर मुझे एनआरवी मिल जाएगा। ये मेरा फिनिश गुड्स है। बट डब्ल्यू आई पी है, डब्ल्यू आई पी का दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये 60-40% के, मतलब 60 या 50-60% के स्टेज में, कंप्लीशन स्टेज में रहेगा। तो इसका एनआरवी कैसे निकले? तो यहाँ पे उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस पकड़ लो, उसमें से लेस कर दो कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस है वो लेस कर दो, और कितना कॉस्ट इनकर करने वाला है डब्ल्यू आई पी जो है ना, वो कितना कॉस्ट इनकर करने वाला है इन एडिशन अभी से, और एडिशनली कितना कॉस्ट इनकर करने वाला है वो लेस कर दो, तो मेरा एनआरवी ऑफ डब्ल्यू आई पी आ जाएगा। यस नो? आ जाओ ये। एनआरवी, एनआरवी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अजम्पशन। अच्छा, ये क्या है एनआरवी जो है ना? बेसिस के अजम्पशन क्या लेंगे? कि हम फैक्ट्री से मेरा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, फैक्ट्री से जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको सेल ऑफ कर रहा हूँ, तो तब से मेरा कॉस्ट, अब मेरा कितना नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये कंप्यूटेड एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो भी है वो आ जाएगा मेरा एनआरवी। और मैंने डब्ल्यू आई पी का बता दिया कैसा निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ। यस नो? क्या हुआ, वीडियो अटक गया क्या? Yes, it's like that. चल रहा है ना? वही समझ गया ना Yes, क्या है कैसा? yes. ओके। देन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री तो पता है क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किसके बेसिस में करेंगे? अभी बताया था ना, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स किसके बेसिस में करेंगे? बोलो। Cost of an Army picture is lower. वही है ना, मेरा सिंपल लॉजिक क्या है? फिनिश्ड गुड्स कुछ क्या करूंगा मैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यस नो? बट समझो मेरा रॉ Yes. मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स है, और रॉ मटेरियल्स मैं कंज्यूम करने परचेस करता हूँ, बराबर ना? जो मेरे रॉ मटेरियल्स है वो मेरा फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, अब फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ तो इसका वैल्यूएशन कैसा होगा?
ठीक है, ये तो हेल्ड फॉर सेल नहीं है, इसका जो है ना सेलिंग प्राइस मैं एक्सपेक्ट करना है, हेल्ड फॉर सेल नहीं है, इसको कंज्यूम कर रहा हो। तो फिर इस केस में इसका वैल्यूएशन कैसा होगा, वो मेरा पास बड़ा इशू था। क्या है सर, इसका वैल्यूएशन कैसा होगा, वो मेरा इशू था। तो समझो यार, एग्जांपल एग्जांपल लेता हूँ। फिनिश गुड्स जो है ना, फिनिश गुड्स यहाँ पे ₹100 का है, और ये कॉस्ट है, हाँ ये कॉस्ट है, और एनआरवी मुझे पता है। एनआरवी क्या है, एनआरवी समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 120 है। तो यहाँ पे मेरा वैल्यूएशन रूल सिंपली बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ये होगा मेरा ₹100। तो सर इसको बनाने में मैंने जो रॉ मटेरियल यूज किया है, रॉ मटेरियल जो यूज किया है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। अगर मेरा फिनिश गुड्स जो है ना कॉस्ट में वैल्यू हो रहा है, मेरा फिनिश गुड जो है ना कॉस्ट में वैल्यू हो रहा है, तो मेरा रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल जो है, ये भी ना कॉस्ट में ही वैल्यू होगा, कॉस्ट में ही वैल्यू होगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है क्या। मेरा फिनिश गुड्स जो है वो मेरा कॉस्ट में वैल्यू हो रहा है, इन्वेंटरी जो मेरा कॉस्ट पे दिख रहा है, तो उसके रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है वो भी कॉस्ट में दिखेगा, उसका रिलेटेड रॉ मटेरियल है वो भी कॉस्ट में दिखेगा। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिनिश गुड्स है मेरा ₹100 कॉस्ट है, और मेरा एनआरवी है 80, एनआरवी में 80। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी देखूंगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो फिर यहाँ पे मेरा इन्वेंट्री दिखेगा 20, और यहाँ पे फिनिश गुड्स पे मेरा लॉस हुआ ना ₹20 का, वैल्यूएशन लॉस है ₹20 का। तो अब जाके इसका रॉ मटेरियल किसके बेसिस में दिखेगा, रॉ मटेरियल किसके बेसिस में दिखेगा। तो बताओ, अगर लॉस है मेरा फिनिश गुड्स में, लॉस है मेरे फिनिश गुड्स में, तो तब जाके मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करूंगा कॉस्ट और एनआरवी। अब यहाँ पे एनआरवी तो इसका अवेलेबल नहीं रहेगा रॉ मटेरियल का, तो मुझे एनआरवी के बेसिस में मुझे यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा। क्या कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, विच एवर इज लोअर है, विच एवर इज लोअर जो है ना, विच एवर इज लोअर, मैं रॉ मटेरियल का दिखा दूंगा। क्या है सर, नहीं समझा, फिर से बताओ, फिर से बताता हूँ। अब जो है ना फिनिश गुड्स मेरा कॉस्ट में वैल्यू हो रहा है, यानी क्या, मेरा फिनिश गुड्स मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट में ही दिख रहा है। जब मेरा फिनिश गुड्स कॉस्ट में दिख रहा है, तो मेरा रॉ मटेरियल जो है वो भी कॉस्ट में ही करेंगे। ये सिंपल लॉजिक है, अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट में, तो मेरा रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे। बट यहाँ पे जब फिनिश गुड्स एनआरवी में दिख रहा होता है, फिनिश गुड्स एनआरवी में दिख रहा होता है, तो मेरा सिंपली है, मेरा लॉस हो रहा है, बराबर। मेरा कॉस्ट 100 है, एनआरवी 80 है, तो मेरा ₹20 का लॉस है। उस लॉजिक से मेरा रॉ मटेरियल का भी वैल्यू कम हो गया होगा। अब रॉ मटेरियल का भी फिक्स नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं, रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं। कैसे वैल्यू करेंगे सर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर एनआरवी अवेलेबल नहीं है तो फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट लूंगा, ठीक है, एनआरवी अवेलेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लूंगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी क्या है सर, कि समझो रॉ मटेरियल इस पर्टिकुलर माउस के लिए मैंने लाया था, ठीक है। अब इसको रिप्लेस, ये जो समझो यहाँ पे ये है ना ऊपर वाला पार्ट, इसको रिप्लेस करने से, इसको रिप्लेस करने से जो भी वैल्यू आएगा वो कंसिडर करेंगे मार्केट में। तो जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है उसको कंसिडर करेंगे, और विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और विच एवर इज लोअर रॉ मटेरियल को वैल्यू करके हम उस पर्टिकुलर कॉस्ट में दिखा देंगे। चीज समझा, या फिर से बताओ। ये देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज का क्या होगा। रॉ मटेरियल इज परचेज फॉर कंजम्पशन ओनली एंड इट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल, सो वी शुड नॉट वैल्यू दिस इन्वेंट्रीज। ठीक है, वैल्यू नहीं कर सकते। जब it can also be said that valuation of raw materials and supplies, that valuation of raw material and supplies will be made at cost only। नॉर्मली हम कॉस्ट में ही करेंगे, बट इन केस मेरा फिनिश गुड्स जो है, इन केस मेरा फिनिश गुड्स जो है, अगर वो कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी में दिख रहा है, एनआरवी में दिख रहा है, एनआरवी में कब दिखेगा, जब एनआरवी कम होगा कॉस्ट से, यानी मेरा वैल्यूएशन लॉस है। जब मेरा वैल्यूएशन लॉस फिनिश गुड्स में है, तो फिर उस केस में मेरा रॉ मटेरियल को भी वैल्यू करना पड़ेगा। आ जाओ यहाँ पे, इन केस वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स इज मेड एट एनआरवी, द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रूल विच इज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो। अगर बेसिक समरी बोल दो इसका, तो फिनिश गुड्स अगर वैल्यू कर रहे हैं कॉस्ट में, तो रॉ मटेरियल भी किस में दिखेगा, कॉस्ट में दिखेगा सर। अगर फिनिश गुड्स वैल्यू कर रहे हैं एनआरवी में, तो
वैल्यूएशन रूल अप्लाई होगा कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। समझा ये चीज? यहाँ पे कोई डाउट है क्या? बोलो। नो सर। पक्का? चलो, एनआरवी का ये रूल देख लेते हैं। एनआरवी, एनआरवी नथिंग बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले रॉ मटेरियल का देख रहे हैं। अब रॉ मटेरियल का कैसा वैल्यू करना वो देख लिया। इट इज वेरी सिंपल, सिंपल सिंपल। फिनिश गुड्स अगर कॉस्ट में होगा तो रॉ मटेरियल भी कैश कॉस्ट में ही होगा। अगर फिनिश गुड्स एनआरवी में हो रहा तो फिर उसके इसमें रॉ मटेरियल के ऊपर मैं वैल्यूएशन रूल लगाऊंगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इसके 6 मिनट बच्चा, 6 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड कर लो। Once you are done, please let it know. डन सर। Done? यस। आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What question is saying? UA Limited purchased raw material for 400 per kg. Company does not sell raw material but uses it in the production process. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? हेलो, मेरा वीडियो अटक गया? कॉस्ट हो भूमि, गया। यस अटक सर, गया है वीडियो क्या? अटक गया। अभी अच्छा, हाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए ठीक है। द फिनिश गुड्स is in which raw material is used are expected to be sold at below cost। अच्छा, क्या बोल रहा है यहाँ पे? फिनिश गुड्स जो है ना, वो कॉस्ट से कम, यानी क्या? फिनिश गुड्स, एक मिनट फिर से ज्वाइन करता हूँ मैं। फिनिश गुड जो है ना वो कॉस्ट से कम बेचने वाला है, यानी एनआरबी में बेचने वाला है। तो सिंपल मेरा रूल क्या है? फिनिश गुड्स अगर कॉस्ट में कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल कॉस्ट में करूंगा, अगर फिनिश गुड्स बिलो कॉस्ट कर रहे हैं तो फिर मुझे वैल्यूएशन रूल लगाना पड़ेगा रॉ मटेरियल को। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, company has 10,000 kgs of raw material in inventory. As the company never sells the raw material, it does not know the selling price of raw material. रॉ मटेरियल का मुझे सेलिंग प्राइस पता नहीं है, तो यहाँ पे net realizable value of raw material for valuation of inventories at the end of the year, ठीक है। however replacement cost पता है 300 पर केजी है। how will you value the inventory of raw material? replacement cost पता है मुझे, yes। तो फिर मेरे यहाँ पे रूल क्या है? सिंपल, what is my rule? अगर finished goods valued at cost में, तो मेरा raw material is also valued at cost। but अगर finished goods is below cost, तो रॉ मटेरियल मेरा वैल्यूएशन के बेसिस में करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी डेटा नहीं दिया है, सिंपली यहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल का कॉस्ट दिया है और रिप्लेसमेंट का कॉस्ट दिया है। मुझे बताया गया है कि फिनिश गुड जो है ना कॉस्ट से कम हो रहा है, तो फिर मेरा कैसे करूंगा वैल्यूएशन? रॉ मटेरियल का 4,000 400 और 300, विच एवर इज लोअर ना। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले सकता हूँ मैं, कॉस्ट मेरा 400 है, रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट 300 है, तो विच एवर इज लोअर, तो 300 के बेसिस पे मैं क्या करूंगा? मेरा इन्वेंट्री का वैल्यू कंप्यूट करूंगा। तो फिर मेरा कितना होगा? 30 lakhs। क्या ये चीज समझ रहा है? आपको समझ रहा है ये चीज? यस सर। हम्म, आंसर रीड कर लो, वेरी सिंपल। डन? यस सर। ओके, तो यहाँ तक आज के लिए इतना ये करते हैं, मतलब यहाँ तक करते हैं, खत्म करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चालू करते हैं, मतलब जो भी आगे का है वो चालू कर देते हैं। मोर टू लेक्चर्स आफ्टर दैट दिस इंडियस विल बी completed। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। बाय।